हेलो ऑल, वेलकम बैक टू योर फेवरेट एडुटेक चैनल यूपीएससी बाय प्रतीक सौरभ। तो चलिए, विजन आइज मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन देख रहे थे, इन विच वी ऑलरेडी हैव कवर्ड पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप। इसके बाद जो है हम अब यहाँ पर इसे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा हाँ, आपको कोई भी अगर क्वेरीज रहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप डायरेक्टली कर सकते हैं। और अब जो है हमारा ऐप आ गया है पढ़ाई पूरब नाम से, आप अपने प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको जो अभी हमारा आशा बैच है उसके पॉलिटी के लेक्चर्स, इकोनॉमी के लेक्चर्स, सब कुछ जो है यहाँ पर आपके 2026 के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे डाले गए हैं, ताकि पैसे बेड़िया ना बने। अब हमारे लिए ये है कि हर कोई जो है यहाँ पर ये कर सके। इफ यू वांट टू डोनेट सम अमाउंट दैट इज ओके, कि आप वो जो है यहाँ पे कनेक्ट करके कर सकते हैं, या फिर हमारे ज्वाइन बटन से ज्वाइन करके यहाँ पर फाइनेंशियली भी असिस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ये सब कुछ जो है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर अवेलेबल है इस ऐप पे। आप यहाँ से डाउनलोड करके, इनफैक्ट यहाँ पर आप अपने टेस्ट सीरीज जो है वहाँ पे टेस्ट वगैरह, एमसीक्यू, डेली एनालिसिस, सब कुछ वहाँ पे चलता रहता है। तो वहां से आप क्या है अपना टेस्ट देके भी आप चेक कर सकते हैं। पीवाईक्यू बेस्ड टेस्ट जैसे नित्या चल रहा है वहाँ पे, और डेली बेसिस 10-10 एमसीक्यूज जो है वहाँ पर आते हैं। होता क्या है ना, हर कोई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेता है, बाकी जगह 100 यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन किए रहते हैं, पढ़ाई इफेक्टिव हो ही नहीं पाती। इसलिए सब कुछ एक जगह हो, तो हमने यहाँ पर जो है फाइनली ऐप आप सबके लिए लॉन्च किया है। ओके, तो वहीं पे आप जो है एकदम क्लासरूम की तरह वहां पर आप सारे क्लासेस देख सकेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके बाद अपनी प्रिपरेशन वहीं पे आप टेस्ट भी लगा सकेंगे। सब कुछ आपका उस इन्वायरमेंट पे होगा। तो पढ़ाई पूरम जो है आप ऐप डाउनलोड कर ले, लिंक आपके कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई रहेगी। ठीक है, चलिए, तो ये जो है हमने यहाँ पे कवर कर लिया है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस को कवर कर लिया है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप को हमने कवर कर लिया है। जो हम देखेंगे वो है हमारा इकोनॉमी। ठीक है, तो इकोनॉमी से हम यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं। इसमें जो पहला आर्टिकल है वो बात कर रहा है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। क्योंकि देखिए, हमारा जो देश है वो ज्यादातर क्या करता है, इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट जो है हम बहुत ज्यादा करते हैं, है ना, इंपोर्ट हम बहुत ज्यादा करते हैं। एक्सपोर्ट जो है हम उतना नहीं कर पाते हैं जितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं। बेसिकली हम क्रूड ऑयल से लेके फर्निश्ड मशीनरी से लेके सब कुछ जो है हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। इसके कारण क्या होता है, हमारा फिस्कल डेफिसिट की, तो इसलिए यहाँ पर हम एक्सपोर्ट अपना बढ़ा सके, यहाँ पर ये एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन लाया गया है। यूनियन कैबिनेट ने इसे अप्रूव किया है और ये अनाउंस किया गया है आपके यूनियन बजट 25-26 में। ठीक है, ये क्या, द कैबिनेट अप्रूव्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स। मतलब जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उनके पास उतने पैसे बाई चांस नहीं है, मान लीजिए अभी के टाइम पे, तो उन्हें क्रेडिट दिया जाएगा। आप एक्सपोर्ट करो, आपके पास पैसा आ जाएगा, क्रेडिट जो जो भी लोन ले रहे हो चुका देना। तो ये यहाँ पर उनके लिए स्पेशली एक्सपोर्टर्स के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए। इंपोर्टर्स के लिए वो चीज नहीं की जा रही। अब समझिए बात को, कि अगर आप मान लीजिए किसी देश से सामान मंगा रहे हैं, फिर यहाँ पे बेचे कमा रहे हैं, तो उसके लिए आपको एडिशनली स्कीम ऐसी नहीं है कि आपके पास इंपोर्टर भी हैं, अभी आपके पास इंपोर्ट करने का पैसा नहीं है तो बाद में कर ले, नहीं। एक्सपोर्टर्स के लिए ये चीज है। ये बात समझ में, इससे आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि एक्सपोर्ट को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, ना कि इंपोर्ट को। क्लियर? लगभग इसका टाइमलाइन कितना है, 6 सालों का है। ये जो चीजें आप याद रखेंगे, 6 सालों के आसपास का है, लगभग 2500 करोड़ के आसपास है, क्योंकि अभी ये आया है। तो ये आपके प्रीलिम्स में 2026 में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 6 साल के लिए बेसिकली आया है। अब की ऑब्जेक्टिव क्या है मिशन का, कि फैसिलिटेट कर सके एक्सेस टू अफोर्डेबल ट्रेड फाइनेंस। ऑब्वियसली जैसे समझा कि ट्रेड फाइनेंस एक्सेसिबल हो जाए। इसके बाद जो है आपका इनहेंस एक्सपोर्ट रेडीनेस थ्रू कंप्लायंस एंड सर्टिफिकेट सपोर्ट। अब क्या है कि अगर मानिए यहाँ पे मेरी एक कंपनी है, ठीक है, मैं कुछ एक्सपोर्ट कर रहा हूँ दूसरे देश में। अब अगर जितना ज्यादा मैं कंप्लायंस रहूंगा, सर्टिफाइड रहूंगा, सब कुछ रहूंगा, तो वो दूसरे देश में बिकेगी भी अच्छी, कंप्लायंस भी अच्छा रहेगा, सब कुछ बढ़िया होगा। लेकिन मेरे पास कंप्लायंस और ये सब के लिए उतना पैसा ही नहीं। सब सोच रहे थे कि भाई एक्सपोर्ट करने में भी तो खर्चा हो जाता है पूरा सिस्टम में, तो ये सब पे उतना लोग ध्यान नहीं देते थे कंप्लायंस एंड ऑल पे। बट अब जब हाथ में पैसा रहेगा तो हर एक चीज मतलब ठोक बजा के भेजना, तो वो चीज होगी। ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, ओवरऑल भी प्रमोट करेगा कि नहीं यार, दूसरे देश वाले बोलेंगे जो भारत से जो चीजें आती है बढ़िया आती है, वेल सर्टिफाइड आती है, तो यहाँ से लेना है, तो और डिमांड बढ़ेगी और एक्सपोर्ट बढ़ेगा। है कि नहीं? तो वही चीज है, इंप्रूव मार्केट एक्सेस एंड विजिबिलिटी फॉर इंडियन प्रोडक्ट्स। अगेन जो मैंने आपको ऐसे एग्जांपल के थ्रू समझा दिया कि कैसे होगा, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर?
ये बूस्ट करेगा एक्सपोर्ट फ्रॉम नॉन ट्रेडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेक्टर्स। ऑब्वियस सी बात है, आपने देखा होगा कि वन प्रोडक्ट जो है हर डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पर लाया गया है। तो अगर कोई कहीं से फेमस है, जैसे मानिए बिहार का मधुबनी है, मधुबनी दरभंगा जिला है वहाँ पे, और वहाँ से मखाना एक्सपोर्ट हो रहा है कहीं और पे, तो वन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या होगा, नॉन ट्रेडिशनल डिस्ट्रिक्ट जो कि जनरली वहां से वो चीजें नहीं हो रही थी एक्सपोर्ट, लेकिन अब वहां से भी शुरू हो जाएगी। तो ये सब जो है कि यहाँ पर प्रमोशन की बात की गई है एक्सपोर्ट्स की। क्लियर? इतना याद रखना, ये डेटा जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब डेटा की अगर हम और बात करें तो 21% कंट्रीब्यूशन जो ओवरऑल जीडीपी का है वो इंडिया के एक्सपोर्ट सेक्टर से ही है 24-25 में। बड़ी बात है ये भी, लगभग लगभग जो आप देख सकते हैं 1/4 के आसपास है, अभी 1/5 हम बोल सकते हैं। ओवर 45 मिलियन पीपल आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड इन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। तो देखिए 45 मिलियन, 1 मिलियन में कितने, 10 लाख, 10 मिलियन में 1 करोड़, लगभग 4.5 करोड़ के आसपास लोग जो है क्या है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड से यहाँ पर एम्प्लॉयड है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इंपॉर्टेंट है डेटा, यस डेफिनेटली। 45% ऑफ द एक्सपोर्ट कौन करता है, एमएसएमई करता है। तो ये याद रखेंगे, ऐसा नहीं कि बड़ी इंडस्ट्रीज कर रही है बहुत ज्यादा। एमएसएमई जो है मेन एक तरीके से बैकबोन कह सकते हैं आपकी, वो एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा देती है, और उस हिसाब से जो है एक्सपोर्ट का भी परसेंटेज काफी अच्छा है। क्लियर? इंडिया शेयर इन ग्लोबल एक्सपोर्ट जो है गुड्स एंड सर्विस का, वो लगभग 2.5% है। ये लगभग लगभग आप कुछ साल पहले पढ़ते आपको 2% के आसपास दिखता, तो ये कहीं ना कहीं हल्का सा ये भी बढ़ते हुए आपको दिखाई देगा। क्लियर? चलिए, अब इंटरनेशनल कंस्ट्रेंट भी है कि यार क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कंपटीशन, क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट जो है लेस कॉम्पिटिटिव है। अब देखते हैं चाइना जो होता है, अब वो बहुत ज्यादा मैसिव लेवल पे प्रोडक्शन करता है, तो इसके कारण क्या होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट और लो इनोवेशन, ये सब जो है उनका कॉस्ट लगता है। एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मानिए ये हमने यहाँ पर आप सबके लिए ऐप लॉन्च किया, ठीक है, ये और ये आपके पास जो ज्वाइन बटन आप देखते होंगे, बाकी कोचिंग जहाँ पे लाखों में ले रही है, यहाँ पे हमने अभी फिलहाल क्या कर रखा है कि कुछ 100 रुपए में आप पर मंथ में भी पूरी मैगजीन से लेके सब कुछ पढ़ सकते हैं। यहाँ पे भी जो ऐप है काइंड ऑफ फ्री है। क्यों? क्योंकि अब उस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ कर चुके हैं। बट अब अगर कोई, तो इसे आप फिलहाल एग्जांपल के लिए चाइना समझ लीजिए, एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा कुछ ये नहीं लेना है, ठीक है। अब ये जो हमारा इंफ्रा को फिलहाल आप चाइना समझ लीजिए। अब जो कोई नया एजुकेटर आ रहा है, क्लियर, तो उसको आज के टाइम में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लैपटॉप लेना पड़ेगा, सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, और लोगों से जुड़ना पड़ेगा, मार्केटिंग कॉस्ट आएगा, फिर उसके बाद क्या है, पूरा सेटअप कॉस्ट आएगा, ऐप डेवलपमेंट कॉस्ट आएगा। ये सब कुछ कॉस्ट कर करके जब वो 10-20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देगा, तब जाके जो है उसके पास पहला यूजर आएगा जो साइन अप करेगा। पर तब तक यहाँ पर जो है 1,000 ऑलरेडी है। अब इससे compete करना पड़ेगा, फ्री देना, ये सब करना कि भाई वो भला भी हो, ठीक है। तो एक होता है कि आप किस नियत से कर रहे हैं, कि मैं बिल्कुल यहाँ पर जो कर रहा हूँ कि आप सबके पास ज्यादा से ज्यादा पहुंचे और कॉस्ट इफेक्टिव रहे, तो ये हमेशा कहा ही है। और दूसरा एक रीजन भी है, एक ये भी है कि जो ना भी करे उसे भी यहाँ पर पहुंचना तो पड़ता है पहले यूजर्स के पास, चाहे वो अगर कॉमर्शियल वे में भी जा रहे हैं तो, है कि नहीं? क्योंकि तब जब तक आप दिखोगे नहीं, बिकोगे नहीं, दैट इज वेरी सिंपल। तो ऐसा कुछ ये नहीं रहता है कि अगर आप फ्री में ही करो चाहे कैसे भी करो, आपको अगर लोगों तक पहुंचना है कि नहीं, या तो आप दो काम कर सकते हो कि आप जो करोड़ों के जो पैकेज वाले टीचर है आप उनको खरीद लो, उनको करोड़ पे करो, आपको फ्री कर दो, तेजी से बढ़ोगे। लेकिन पैसा तो आपको वहां भी लगाना है, पैसा यहाँ भी आपको लगाना है, यहाँ पे खुद की मेहनत से जेन्यून तरीके से, है कि नहीं? तो एक सस्टेनेबल वे जो है हमारे भारत का नहीं है अभी भी। इसलिए बात करें, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर मान लीजिए हम ये भी अमाउंट ना ले, तो हो सकता है जो भी यूट्यूब वगैरह पे जो ऐप और सब डेवलपमेंट हो रहा है कि क्रैश कर जाए और चीजें जो है और खराब हो जाए, और बाकी जो भी कॉम्पिटिटर है, जो भाई जो बड़े अच्छे एडुटेक है, जो एडवर्टाइजमेंट इतना ज्यादा कर देते हैं कि आपको मतलब आंखें चौंधिया जाएगी, कितना भी अच्छा कोई कर ले फिर आप वहीं पे जाओगे, फिर भले वो टीचर क्या पढ़ाए ना पढ़ाए बात की बात है ना। सेम यहाँ पे सिनेरियो है कि ये इतना सस्ता कर देते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट वगैरह। अब वो भले हम बोलते हैं ना चाइना का माल चले तो शाम तक, हाँ क्या क्या डालोगे वो, तो वो बताइए। तो यही चीज है, वो बात की बात है, बट पहले आप खरीद लेते हो वही जो आप इंडियन चीज है जो अच्छी है, रोबस्ट है, क्योंकि जो शुरू में आप क्वालिटी पे तो आपको ध्यान दोगे तभी तो बाकी जगह टिकोगे, है कि नहीं? वरना हो जाएगा कि चाइना का भी माल खराब है, इंडिया का भी खराब है, तो हम सस्ते में चाइना का ही क्यों ना लें। तो इससे क्या होता है, जो इंडियन प्रोडक्ट्स आप जनरली देखिएगा वेरी गुड इन क्वालिटीज होते हैं, ठीक है, वेरी गुड इन क्वालिटीज होते हैं। ट्रेड बैरियर और टैरिफ की भी बात की जाए तो देखिए यूएस ने इम्पोज कर दिया था 50%,
टैरिफ ऑफ इंडियन गुड्स। अब अगर कोई 100 रुपए की चीज थी, वो वहां पे जो 150 रुपए की मिलेगी, तो ये जो है कहीं ना कहीं एक इशू है कि नहीं? ये भी जो है कहीं ना कहीं एक इशू है कि सीधे अब बाकी कोई देश है, मान लीजिए साइड से बांग्लादेश, उसके पास 120 रुपए में वो चीज मिल रही थी, और वहां पे जो 10% टैक्स है, तो वो अमेरिका में जाके लगभग लगभग जो है आप पकड़ लीजिए 132 रुपीज का मिलेगा। इंडिया का 100 का था और वो 150 में है। ठीक है, यहाँ पे वो प्रॉफिट भी निकाल लेगा 8 रुपए का पर पीस पे, जो भी प्रोडक्ट बेच रहा है। ये 140 रुपीज हुआ, बट इंडिया का सिर्फ टैक्स जोड़ के ही जो है 150 पड़ जा रहा है। अब उसके ऊपर वो प्रॉफिट मार्जिन अपना जोड़े ना जोड़े, फिर भी कॉम्पिटिटिव नहीं रह गया। 140 150, समझ रहे हैं बात को? तो ये चीजें ट्रेड बैरियर वगैरह भी जो होता है, इसलिए जो है हर कंट्री चाहती है कि हमारा एक दूसरे से एक अच्छा रिलेशन रहे, इस तरीके से ट्रेड वॉर ना हो और बाकी भी चीजें जो है ना रहे, और साथ ही साथ हम सॉवरेन इंडिपेंडेंट भी रहें। ओके। अदर कंस्ट्रेंट जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। आप देखिए सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन वगैरह जो है कोविड के टाइम से काफी ज्यादा ये इसमें रहा है न्यूज में, है ना? तो अब बाकी जो है इशू ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड, ऑब्वियस सी बात है, जो फर्स्ट टाइम निकल के आएंगे अपने एंड पे तो वो बेस्ट ही दे रहे हैं, लेकिन फिर भी एक स्टैंडर्ड, क्योंकि शुरू में जब भी प्रोसेस बनती है सब कुछ होता है, तो वक्त लगता है कि नहीं? जो है सब वक्त लगता है। जैसे आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, जैसे हमारा आशा बैच है, अब पहले हमने विजन से स्टार्ट कर दिया, द हिंदू न्यूज़पेपर्स पढ़ा है, तो इससे क्या, ये क्वालिटी ऑलरेडी थी यहाँ पे, और हम एकदम से स्टार्ट करते तो नहीं होता, बट उसके बाद धीरे धीरे जो है हमारे पास आपके एसएमईज जो है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, हमारे साथ जुड़ते चले गए। फिर उन्होंने पीपीटीज और सब कुछ जो है पूरा सिलेबस करिकुलम जो है डिजाइन किया। सिलेबस तो करिए यूपीएससी का, तो करिकुलम कैसे पढ़ाया जाएगा, क्या किया जाएगा, वो डिजाइन किया सब कुछ। तो फिर वो अब इस स्टैंडर्ड पे है कि आप सब भी देख सकते हैं कि हमारे पास भी अब हजारों स्टूडेंट्स हैं जो कि बिलीव कर रहे हैं कि हाँ, हम जो पढ़ाई कहीं और नहीं कर पा रहे थे, वो अब यहाँ पे अब कर पा रहे हैं, और अब उस उम्मीद के साथ कि हाँ, जो हम एक्चुअल में फ्रेगमेंटेड थे, कहीं से कुछ पढ़ रहे थे, कहीं से कुछ पढ़ रहे थे, आज जो है यूपीएससी बाय प्रतीक सौरभ चैनल के थ्रू, ऐप के थ्रू हम एक कंप्लीट एजुकेशन यहाँ पर ले पा रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट ले पा रहे हैं। तो अभी स्टार्टिंग में क्या होगा, आपको ये स्टैंडर्ड का कहीं ना कहीं होगा, एक टाइम आएगा कि जिसके बाद से ये चीजें होंगी, तो वो हम बोल सकते हैं कि हम भी कहीं ना कहीं इस इशू को ना आए क्वालिटी स्टैंडर्ड, हमने क्या स्टार्ट किया, विजन से और इससे। अब उसके बाद जो है उसी बेसिस पे सब क्वालिटी इंप्रूव करते हुए सारी बैचेस ले आए, इजंट इट? तो ये चीजें जो यहाँ पर होती है कि वहां पे आपको ये समझना है। अदर की इनिशिएटिव की बात की जाए तो फॉरेन ट्रेड एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन, तो ये सब कुछ जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और का डिजिटल इनिशिएटिव सब क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा ही दे रहा है। तो उसी पे जो यहाँ पे बात चल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक की बात की जाए तो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी हो या फिर पीएम गति शक्ति हो, पीएम गति शक्ति हो या फिर नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसीज हो, ये सब कुछ क्या कर रही है, एक्सपोर्ट करने में हेल्प कर रही है। आपकी लॉजिस्टिक अच्छी हो जाएगी, सप्लाई चेन अच्छा हो जाएगा, तो जो काम करने में, मान लीजिए आपको आपके अपने कहीं पे एक यूपी में मैन्युफैक्चर किया कोई सामान, उसको आपको समुद्र के पास ले जाना है, सपोज करिए मुंबई, और वहां से कर देना है एक्सपोर्ट। तो अब अगर आपने ये हाईवे अच्छा कर दिया है, तो वहां पर जो है पहले मान लीजिए कि एक ट्रक पूरा सामान भेजने का कॉस्ट पड़ता था 25,000। अब क्योंकि यहाँ पे रोड अच्छा हो गया है और एवरेज अच्छा हो गया है, गाड़ी का मेंटेनेंस कम लगता है, तो ये यहाँ पे जो है ये 22K में मान लीजिए पहुंचा देता है। 3,000 रुपये बच गए आपके, कॉम्पिटिटिव और हो गया। शिप में भी जो है आपने यहाँ पर उसे और एफिशिएंट बना दिया। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पर, इसलिए ये क्या करती है, एक्सपोर्ट में हेल्प करती है। नेशनल लॉजिस्टिक क्या चीजें पहुंच रहा है, पीएम गति शक्ति। आई बात समझ में? ओके। बाकी और क्या क्या किया जा सकता है भाई, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लीजिए ताकि सामान का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो आसान हो जाए। भाई इंपोर्ट भी आसान होगा मानते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट भी हमारा आसान होगा अगर हम एक्सपोर्ट पे फिर ध्यान देना चाह रहे हैं, तो ये भी कर सकते हैं। हार्नेस कर सकते हैं डिमांड फॉर हाई वैल्यू टेक्निकल सर्विस। ठीक है, कि भाई इस तरीके की सर्विस जो है हम करें जिसमें हाई वैल्यू मिले। अब हम 1 किलो मान लीजिए प्याज एक्सपोर्ट करते हैं तो 50 रुपए कमाते हैं, बट 1 किलो चिप्स, चिप मतलब क्या है, ये सब जो सेमीकंडक्टर चिप होते हैं, या मोबाइल जैसे कि एप्पल भी देख सकते हैं मैन्युफैक्चर हो रहा है, बाकी भी हो रहा है, वो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसी शिपमेंट से, तो हम लाखों कमाएंगे। भाई बस समझ में, तो ये बात हो रही है हार्नेस करो हाई वैल्यू टेक्निकल सर्विसेज को। स्ट्रेंथन करना एमएसएमई, अगेन 45% है, बहुत लोगों को रोजगार भी देता है। उसको जितना अच्छा करते जाओगे उतना बढ़िया है। तो यहाँ पर इसलिए कहा जा रहा है कि बड़े कंपनीज पीएसयूज की बात नहीं हो रही है, एमएसएमई को और स्ट्रॉन्ग करने की बात चल रही है। क्लियर? ठीक है।
ये आर्टिकल भी इतना सफिशिएंट था। अब देखेंगे हम मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। अब मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात की जाए, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी हब, नीति आयोग का जो है फ्रंटियर टेक्नोलॉजी हब, इन कोलैबोरेशन विद द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, सीआईआई के साथ यहाँ पर जो है इन्हें कोलैबोरेशन किया है। जैसे कि हमारा कोलैबोरेशन है, ठीक है, स्टडी विथ रवि सर, उनका एक चैनल है, साथ में जो है बाकी और भी फैकल्टीज है। हमने कोलैबोरेट करके जो है इस ऐप पे यहाँ पर हम ऐसे आए हैं कि एक साथ सारी चीजों की आपको तैयारी होते हुए दिखेगी। आपको बीपीएससी की भी दिखेगी, यूपीएससी की भी दिखेगी, हर एक जो चीजें यहाँ पर काफी अच्छे से अब होने लगेगी। क्लियर? एंड कोलैबोरेशन विद द कन्फेडरेशन ऑफ किसका? इंडियन इंडस्ट्रीज, सीआईआई। ओके, जैसे कि री इमेजिन कर रहे हैं कि भाई कैसे मैन्युफैक्चरिंग हो और ग्लोबल लीडरशिप में हम आ पाए एडवांस मैन्युफैक्चरिंग। जैसे अभी चाइना, धीरे धीरे हम भी इसमें आए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, मशीन लर्निंग के थ्रू, एडवांस मटेरियल्स पे और रिसर्च करके उसका यूटिलाइजेशन करके, डिजिटल ट्विन, वर्चुअल एंड डेटा ड्रिवन रेप्लिकास ऑफ फिजिकल सिस्टम, रोबोटिक्स, ये सब में जो है कहीं ना कहीं रोड मैप बनाया जा रहा है कि आने वाले टाइम में हम कैसे इसे यूटिलाइज करें ये सब चीजों को। जैसे आप देख सकते हैं कि इंडिया में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो हम ईवी के पीछे काफी आ गए, तो इसलिए हम ईवी में डेवलप कर गए इलेक्ट्रॉनिक की अगर बात करिएगा तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास सभी बाइक से लेके स्कूटी से लेके कार, सब यहाँ पर जो है अब ये हो रही है। ओके, आप ये मत बोलेगा कि सर बीवाईडी टेस्ला एक दो कंपनी और अच्छी कर रही है, बट इंडिया इज ओवरऑल काफी बेहतर कर रहा है इसमें, है कि नहीं? तो वो जो चीजें हम BS6 नॉर्म पे जैसे आ गए हैं, अभी आप देख सकते होंगे कि आजकल जो आप गाड़ी भी लीजिएगा, सेल्फ मारिएगा, आवाज नहीं आएगी, सीधे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, एफिशिएंट है, कम पॉल्यूशन करती है। तो जो जो जरूरत होती गई वो अब जो है हम यहाँ पर तेजी से कर ही रहे हैं। तो अब अगर उतनी जरूरत नहीं भी, अभी से प्रायोरिटी दे देगा, दूसरी कंट्री के लिए वो चीज जरूरत है, तो हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो जाएंगे, है कि नहीं? तो वो भी काफी अच्छी चीज है। तो इसीलिए यहाँ पर ये सब की बात चल रही है। अभी कहीं ना कहीं जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी का 17% के आसपास, जो कि काफी कम है एक्चुअली, ठीक है। इंडिया शेयर जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में 3% है। एक तरीके से देखा जाए तो कम से कम इंडिया को इसे थ्राइस करने की जरूरत है, वर्ल्ड वाइज की अगर हम बात करें तो 3 टाइम्स तो एटलीस्ट करने की जरूरत है। 11% जो वर्कफोर्स है वो इसके अंदर है, 17% जीडीपी, 11% वर्कफोर्स है। अरे यही बात समझ में, 17% भी होता तो अच्छा होता, बट वो चीज नहीं है। क्लियर? इसलिए इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है, वरना आपको बोल देगा कि जो है काफी लोगों को ये करता है, आपको लगेगा हाँ करता होगा, नहीं। ठीक है, आउट ऑफ जो एफडीआई $81 बिलियन का आया, मैन्युफैक्चरिंग के पास लगभग लगभग $19 बिलियन आया। आई बात समझ में? तो सबसे ज्यादा आप देखिएगा आपको आईटी में ही दिखेगा आते हुए वो पैसा। सेक्टोरल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडिया इज नाउ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर, यस, विद डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट फॉर मोबाइल रिड्यूस टू 0.02%। मतलब अब इंपोर्ट हम करते ही नहीं है। जितना मान लीजिए हम 1 लाख मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो 1 लाख 2 मोबाइल या 1 लाख 20 मोबाइल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो मतलब नलीफाई कर दिया, हम सेकेंड लार्जेस्ट हो गए हैं मैन्युफैक्चरर। तभी मैंने आपको एप्पल मोबाइल का एग्जांपल दिया कि जो हम ये सब जो एक्सपोर्ट करते हैं उससे हमें अच्छा खासा पैसा मिलेगा। फार्मा थर्ड लार्जेस्ट है वॉल्यूम में, 14th लार्जेस्ट है वैल्यू में। इंडिया को इस पे बहुत काम करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम वॉल्यूम वाइज तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम बहुत दवाइयां बना रहे हैं, जेनरिक बना रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बट हमारे देश में जेनरिक दवा लोग यूज नहीं कर रहे, देखिए पूरी दुनिया कर रही है। वॉल्यूम हमारा इतना हाई है, पूरी दुनिया को बिजली कमा रहे हैं 14वें पोजीशन पे। मतलब हमसे 13 कंट्री ऐसी है जो हमसे हो सकता है 110 थी, 112 थी उनका वॉल्यूम वाइज दवा हो, लेकिन हमसे ज्यादा कमा रही है। तो ये कहीं ना कहीं इस पे और रिसर्च करके और इस तरीके से यहाँ पर ये करना है। ऐसा नहीं है कि भाई जिस चीज में आप फेमस हो गए तो उसी में ही लगे रहो। धीरे धीरे हो सकता है कोई दूसरी कंट्री भी अपनी वॉल्यूम बढ़ाने पे लगी हुई होगी, तो आप यहाँ पे वैल्यू बढ़ाने पे लगे रहो। अगर आपका भी लग रहा है कुछ सालों तक वॉल्यूम स्टैग्नेंट रहने वाला है तो, है ना? क्योंकि इंडिया में भी काफी 140 करोड़ प्लस आबादी है, तो उनके लिए भी यहाँ पे ये सब चीजें बनानी है, वैक्सीन बनाने हैं, आपको फार्मा से बाकी मेडिसिन बनानी है, तो इसलिए ये जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फोर्थ लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर है इंडिया का, इंडिया जो है वर्ल्ड में। तो ये जो मेन है कुछ सेक्टर्स है, ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, अब यहाँ पे देखा जाएगा इंडिया शेयर फॉर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग जो है 2.5 बाई 2035। तो इन एडिक्वेट एडॉप्शन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, अगर हम ढंग से नहीं करेंगे एडॉप्शन, मैं क्या बोला, 3 का 9% होना चाहिए था, है कि नहीं? उल्टा हम जो है 2.5 पे पहुंच जाएंगे।
और हमारा शेयर कम हो जाएगा। तो इसलिए एआई और ये सब चीज़ों का अब एडॉप्शन करना ज़रूरी है, बाकी सारा देश कर रहा है ऐसे तेज़ी से। बट हमारा आर-एन-डी जो है बहुत कम है। हम 0.64% ऑफ जीडीपी सिर्फ़ लगाते हैं, ज जबकि चाइना की बात की जाए वो 2.5% लगाता है। आपको लगेगा यार सर चौगुना लगाता है। जी नहीं, चौगुना नहीं, 16 गुना पैसा लगा रहे हैं। आप बोलोगे अरे सर 6 लगभग 4 गुना ही हुआ ना। नहीं, अगर हमारी जीडीपी आज के टाइम पे 5 ट्रिलियन के आसपास है, इनकी भी तो लगभग 20 ट्रिलियन के आसपास है। 5 नहीं है, ये 4 पॉइंट समथिंग है। वैसे 17-18 है, 4 टाइम्स हो गया। अब 4 टाइम्स का आप जो है यहाँ पे 2.5 है, ये भी तो 4 टाइम्स हो गया, है कि नहीं? तो ये चीज जो है आपको यहाँ पर समझनी है कि अगर हम यहाँ पर 200 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, तो उसका 1% मान लीजिए, 1% ही ले लीजिए, 2 रुपए हम रिसर्च में लगा रहे हैं। लेकिन अगर 800 रुपए चाइना कमा रहा है, तो क्या कर रहा है वो? चाइना अगर 800 रुपए कमा रहा है, तो वो इसका 4%, इसका 4% कितना हो जाएगा? हो गया 16। तो ये यहां से आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस सर्विस इम्बैलेंस, आप देख सकते हैं इंडिया जो है सर्विस लेड ग्रोथ है। सर्विस लगभग लगभग 55% है जीडीपी की। इससे कारण अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, क्योंकि अब जैसे कि मैं भी यहाँ पे आईटी में काम करता हूँ, आप देख सकते हैं एआई आने से भी रिसेशन है, लेकिन जो लोग कोड कर पाए, कोडिंग कर पाए, बाकी चीजें कर पाए, वही यहाँ पर ये चीज कर पाएगा। आई बात समझ में? तो ये हर किसी के बस की बात नहीं है, जब तक आपके पास वो लेवल का इंटेलेक्ट नहीं है। ये किसी को डिसरिगार्ड नहीं करना है, बट आपको उस लेवल पे जाना पड़ेगा, है ना? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या होता है कि कोई हो सकता है कि आपके लिए कहीं से लोहा ढो के ला रहा हो, वो भी उस इंडस्ट्री का हिस्सा हो जाता है, ठीक है, मैनुअल लेबर की तरह। या फिर हो सकता है कि एक लेथ मशीन लेके नट बोल्ट जो है वो शेप देने का उनको उनने प्रैक्टिस कर ली हो। बट यहाँ पे वो चीज यहाँ पे नहीं हो पाती है कि आज के टाइम में कंपटीशन बहुत है, आपको फुल स्टैक डेवलपर होना पड़ता है कि आप फ्रंट एंड बैक एंड सर्वर अब सब कुछ समझ पाओ, ठीक है, ऐप डेवलपमेंट सब कर पाओ। तो ये इसीलिए जो है ये सब सारी चीजें है, और इसके कारण क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है। आईटी सर्विस में क्या है कि हाई प्रोडक्टिविटी है, बट लो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है। कि आपको लगेगा कि हाँ मैं यूपीआई यूज कर रहा हूँ, ये पूरी दुनिया मान लीजिए फोन पे, गूगल पे, भीम यूपीआई, ठीक है, वो सब यूज कर रही है। अब पता चल रहा है कि यूजर कितने हो गए इसके। यूजर हो गए मान लीजिए 50 करोड़ लोग यूज कर रहे हैं, कर ही रहे होंगे सारी यूपीआई वगैरह जोड़ जाड़ के, 140 में इतना तो होगा ही, जो एक डेटा है। 50 करोड़ लोग अगर यूज कर रहे हैं स्कैनर किसी के थ्रू, और आपको पता चलेगा बैकएंड में बस हार्डली 500 लोगों की भी टीम नहीं है जो सब कुछ हैंडल कर रही है। समझ रहे हैं? अब कोई मैन्युफैक्चरिंग में होता है या एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसा इतने कंज्यूमर होते तो कितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होता। वही चीज है यहाँ पर। क्लियर आई बात समझ में? ओके। मेक इन इंडिया का टारगेट था कि भाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को 25% तक लाया जाए 2025 में, और 100 मिलियन जॉब्स लाई जाए। ओके, ये था, पर हुआ क्या? नहीं हो पाया, ठीक है। अभी भी हमने देखा 17% के आसपास जो है हम है। तो ये यहाँ पे जो 25% का था वो तो बिल्कुल भी अभी आसपास दिखाई नहीं दिया, और अब तो 2026 आ गया है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया गया, कोशिश की गई थी, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी भी वहां पे लाई गई, मॉडिफाइड प्रोग्राम फॉर सेमीकंडक्टर्स, ये सब कुछ जो है यहाँ पे किया गया है ताकि भारत को 2025 तक आत्मनिर्भर बना दिया जा सके और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाई जा सके। ओके, बट क्या अभी ये सब हो पाया? अभी ये नहीं हो पाया। मेन क्या क्या रीजन है? कोविड भी रीजन है, हमारे पास फाइनेंस भी जो है उतना नहीं है, हम फ्रीबीज बहुत दे देते हैं लोगों को, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो यूज होना चाहिए था, ठीक है, लोन माफी और बहुत सारे अलग अलग जो चीज होते हैं, वो भी ये सब चीज को रिटार्ड कर देता है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 की बात की जाए, तो यहाँ पर जो टॉप 10% पॉपुलेशन है उसके पास 75% जो है वेल्थ है, और बॉटम 50% के पास सिर्फ 2% है। आप सोच लीजिए, ग्लोबल वेल्थ की बात की जा रही है, अगर मैं मान लूं 800 करोड़ के आसपास आबादी है पूरी दुनिया की, 400 करोड़ लोगों के पास 400 करोड़ लोगों के पास सिर्फ 2% पैसा है, ठीक है। और ऊपर के जो आपके 10% है, ऊपर के जो आपके पास 10% है, लगभग 80 करोड़ लोग, उनके पास 3/4 पैसा है, 75% इन्हीं के पास चला गया, ठीक है।
80 करोड़ के पास 2%, 400 करोड़ के पास 2%, 80 के पास 75%। अब बचे हुए जो 320 है उनके पास लगभग 22%। ये अभी हाल चल रहा है। आई बात समझ में? ये जो है अभी हाल चल रहा है, ये आप याद रखेंगे। गिनी कोफिशिएंट की अगर बात की जाए, गिनी इंडेक्स की अगर बात की जाए, तो ये 0 से स्टार्ट होता है 100 तक जाता है। मेजरिंग द एक्सटेंट टू विच द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और इन सम केसेस कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कितना हुआ और कितना नहीं हुआ। अगर 0 आ रहा है गिनी इंडेक्स मतलब परफेक्ट इक्वलिटी है, सब बराबर है। लेकिन अगर 100 आ रहा है तो परफेक्ट इनइक्वल है, समानता है ही नहीं। ठीक है, समानता है ही नहीं। सब 0 0 है, सब बराबर है, सब रिसेट पे है, ऐसे आप समझ लीजिए तो इक्वल है। ठीक है, कोई 100 पे पहुंच गया एकदम, कोई 0 ही रह गया, पूरी कंप्लीट इनइक्वलिटी है। ऐसे समझ में आ गया ना इस लॉजिक से? यस। फिर जो है हम देखेंगे क्यूजनेट रेशियो। अब क्यूजनेट रेशियो क्या होता है? इट मेजर द शेयर ऑफ इनकम गोइंग टू द टॉप क्वांटाइल्स डिवाइडेड बाय इनकम गोइंग टू द बॉटम। ठीक है, टॉप और बॉटम में कितना कहाँ पैसा जा रहा है उसे यहाँ पे कहा गया है। ओके, क्यूजनेट रेशियो या फिर पाल्मा रेशियो। तो ये क्या है? शेयर ऑफ इनकम गोइंग टू द टॉप 10 डिवाइडेड बाय इनकम गोइंग टू द बॉटम 40%। जैसे टॉप 10 पे यहाँ पे कितना जा रहा था, लगभग 75% चला गया था, और टॉप में 2% जा रहा था। तो उसी का आप अगर जब ये लोगे रेशियो लोगे तो उसे यहाँ पे ये कहा जाएगा। क्लियर? स्टार्क डिस्पैरिटी, लाइक पुअरेस्ट हाफ ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन अकाउंट फॉर सिर्फ 3% ऑफ प्राइवेट कैपिटल रिलेटेड कार्बन इमिशन। तो जो पुअरेस्ट हाफ है उनका कार्बन इमिशन से भी कम है। बहुत सब जो है लाइफ वैसे जीते हैं कि कार्बन डिवाइड भी कम हो उनके, अगर पॉल्यूशन से लेके भी वो हर चीज कम कर रहे हैं। ठीक है, रिच ही लोग ज्यादा कर रहे हैं लेकिन झेल सबसे ज्यादा गरीबों को पड़ रहा है। तो उसी पे यहाँ पर ये सारी बातें चल रही हैं। हाई इनकम इनइक्वलिटी की अगर बात की जाए तो टॉप 10% ऑफ अर्नर जो है वो कैप्चर करते हैं 58% ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, 50% 15% के आसपास ही हो पाता है। ओके, तो ये लगभग इंपॉर्टेंट डेटा हो गया। टॉप 1% जो है सिर्फ 40% पैसा उन्हीं के पास है। मतलब हमने क्या पढ़ा कि 10%, टॉप 10% लोगों के पास लगभग 75% है, उसी में 1% के पास ही 40% है। तो जो बड़े बड़े नाम सुनते रहते हैं ना, वो बढ़िया पैसा दबा के चाप के जो बोलते हैं, बैठे हुए हैं। तो इसमें सबसे अच्छे अगर कोई आपको दिखेंगे तो टाटा दिखेंगे, कि काफी ज्यादा फिलेंथ्रोपिस्ट वर्क किया, काफी लोगों की हेल्प की, कैंसर हॉस्पिटल और से लेके ना जाने कितने वहां पे इसमें रहे। इसलिए वो रिचेस्ट में आए भी नहीं टॉप 1% में, वरना वो चाहते तो कितना बड़ा अंपायर है उनका, इजंट इट? एक्सट्रीम वेल्थ इनइक्वलिटी, ठीक है, 10% 65% का नेशनल है वहां पे, पूरा ग्लोबल की बात चल रही थी, 1% 40। तो ये याद रखेंगे। हल्का सा इम्पैक्ट की बात, वही कार्बन इमिशन की हमने बात करी ली है, कोविड-19 की बात जो है करी ली, जिससे इशू हुआ है, इरोजन ऑफ ट्रस्ट एंड डेमोक्रेसी, ऑयल वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन इन हैंड्स ऑफ इलिट्स इन नाइजीरिया। तो जो टॉप लोग हैं उनके हाथ में है कि भाई ऑयल इकोनॉमी कैसे चलेगी नहीं चलेगी। तो बहुत सारे जो कंसर्न्स यहाँ पर दिखाए दिए हैं। क्लियर? ठीक है, चलिए तो अब अगला देखेंगे। आर्टिकल क्या है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर कोड। ये सर रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे, जो पहले का जब आया है ना ये बिल, जब एक्ट बना है उसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से किया है। प्लेलिस्ट में जाएं, आपको आप खुद गूगल आउट कर ले कब आया है वो, उस मंथ का जाके वो कंप्लीट कर ले मैगजीन उसके, और उसके एक अगले महीने का। ठीक है, कम से कम इतना करें तो ये सब जो चीजें हैं आपको वहां से पूरे अच्छे से हो जाएगी। जो चीज हमने अच्छे से घंटों पढ़ाया है, ठीक है, वहाँ पे बार बार ये सब आ रहे थे, वो काफी जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पे क्या किया कि पहले चार जो है फोर्स कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इसने जो है बेसिकली लाया है फोर्स दी 4 लेबर कोड्स ऑलमोस्ट 5 years आफ्टर बीइंग क्लियर्ड इन पार्लियामेंट। ठीक है, तो 4 यहाँ पे लेबर कोड्स में यहाँ पर इसे लाया गया है। पहले 29 एग्जिस्टिंग सेंट्रल लेबर लॉस थे, तो 29 को बहुत ज्यादा हो जाते थे, किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा कानून तोड़ रहा है नहीं तोड़ रहा है। भाई 28 कानून पता है, 29वां नहीं पता था, तो लग गई लंका। तो अब ये हो रहा था, इसीलिए यहाँ पर सबको कोडिफाई कर दिया गया 4 इसमें। आई बात समझ में? और जिसमें लेबर जो है यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट में, किसमें है? ये भी प्रीलिम्स के लिए बन जाता है, स्टेट में है, इसमें है, या कंकरेंट में, ये कंकरेंट लिस्ट में 7th स्केड्यूल में, याद रखेंगे। ये स्केड्यूल सब कुछ यहाँ पर जो है आपका इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत, आप जो है यहाँ पर ऐप पे भी पढ़ सकते हैं। आप जो है यहाँ पर, अब आपको दिख रहा होगा प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वीडियोस उसके भी अपलोड हो रहे हैं। 25 लेक्चर्स में
पूरा कंप्लीट आपकी पॉलिटी की प्रिपरेशन हो जाएगी। कंप्लीट पॉलिटी आप पढ़ के देखिए, 20-25 मिनट आप एक वीडियो पे दीजिए, आपको इतना मजा आएगा, आप रुक नहीं पाओगे, आप 25 के 25 लेक्चर कंप्लीट करोगे। ठीक है, तो ये जो है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अभी कर दिया गया। अब क्या चाहिए इससे ज्यादा? एक जगह रहिए, मेहनत करिए बस। ठीक है, तो ये सब कुछ जो भी नहीं समझ में आता कंकरेंट लिस्ट, ये अगर बाई चांस आप फर्स्ट टाइमर भी है, आपको रिवाइज भी करना है, आप वहां से जाके देखिए, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए हमारा पढ़ाई पूरा, वहां से आप करिए। ठीक है, कोई इशू हो आप कनेक्ट कर लीजिए, आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट करिए, आप टेलीग्राम पे कनेक्ट करिए। ठीक है, सब कुछ आपके लिए यहाँ पर किया जाएगा। आप मेल कर दीजिए हमें, प्रतीक सौरभ UPSC@gmail.com, सारी आपकी सहायता की जाएगी। ओके, ठीक है। बाकी जो है आपका सारे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको लगेगा सर कॉस्ट कैसे निकल रहा है, तो देखिए जहां पर फीस जो है, बड़ी बड़ी कोचिंग 2-2 लाख रुपए लेती है और 400-500 बच्चों को बैठा के पढ़ाया जाता है। ठीक है, या ऑनलाइन भी हो रहा होता है, तो फिर पता ही नहीं, किसी पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ 60,000 में एक टीचर एक स्टूडेंट को पढ़ाएगा, मतलब 1:1 का यहाँ पे रेशियो होता है। कहीं कोई दिक्कत हो, कुछ भी हो, तो ये मेंटरशिप इस तरीके की है, कहाँ आप लाख भी देते तो भी आपका कोई फेवरेट टीचर नहीं मिलेगा। आप अगर बोलोगे कि नहीं प्रतीक सर आपसे पढ़ना है, तो यहाँ पे हम आपको पढ़ाएंगे। 60K में सब कुछ यहाँ पर आपको होगा, कब किस दिन आपने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, मीन्स आंसर राइटिंग चेक कैसे करना है, सब कुछ जो है यहाँ पर होगा। क्लियर आई बात समझ में? सब कुछ यहाँ पे कराया जाएगा, प्रीलिम्स, करंट अफेयर्स, क्विज, हर चीज का आपका आप पे ध्यान दिया जाएगा। सो एक फ्रेंड की तरह भी, और इससे रीजन ये है कि रिजल्ट निकलने के भी चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं, कि भाई हम खुद ही मॉनिटर करते रहते हैं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, और किसी ने पे किया है तो फिर वो मेहनत भी करते हैं। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट इन स्टूडेंट से भी निकल रहा है, बट इन पे कितना ध्यान दिया जा रहा होगा वो आप सब खुद समझ सकते हैं। जहां लाखों आप देखिए भी आप ये डायरेक्ट कोई टीचर आपको नहीं मिल सकता, यहाँ पे आपको डायरेक्ट मिलेगा 60K। ठीक है, और ये आपके पूरे मेंस प्लस इंटरव्यू टाइम तक के लिए एप्लीकेबल रहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीलिम्स में छोड़ देंगे मेंस या इंटरव्यू। और जिसने एक बार ले लिया ये, तो अभी हमने ये किया कि टिल सिलेक्शन उन्हें जो है हम असिस्ट करेंगे जब भी जरूरत पड़ेगी। हम ये नहीं कहेंगे कि यार अगले बैच में आ जाओ, इतने हजार ले लो, उतने हजार ले लो। तो आप जरूर ज्वाइन करें इसे। ठीक है, किसी भी साल के लिए कर रहे हो आप इसे ज्वाइन कर ले, ताकि एक बार अगर हम सभी फुल हो गए ना इसमें, तो वो कंटिन्यू आप सबको भी उस तरीके से रख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये सब जो है आप प्लीज पढ़ ले वहां जाके। सिर्फ पॉलिटी जो कि प्रॉपर 25 लेक्चर्स में, इसमें भी कितना ही क्या समझाएगा इंसान, तो इसलिए वहां पे भी आप देख ले। अब 39 में होता क्या है ना, इक्वल पे है वैसे, की बात की जाती है कि भाई लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, सबको इक्वल पे देना है, अगर काम आप सेम कर रहे हो, इक्वल वर्क कर रहे हो तो इक्वल पे होना चाहिए। आर्टिकल 39 का बोलना है। ठीक है, तो क्या ये फंडामेंटल राइट भी था? जी नहीं, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। ओके, आर्टिकल 42 सिक्योर फेयर एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। भी काम के लिए ह्यूमन कंडीशन हो, ऐसा नहीं है कि हम कोच के रख दिया है कहीं पे, ना सांस ले पा रहे हैं, ना धूप है ना कुछ है, और हेल्थ डिटोरिएट हो रहा है और वहां पे हम काम करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैटरनिटी रिलीफ भी मिलना चाहिए, कि जो अगर माँ बनने वाली तो प्रॉपर रिलीफ मिले, सैलरी मिले, सब कुछ हो। तो धीरे धीरे जो है इस पे भी काम चल रहा है। 43 जो है स्टेट टू सिक्योर फॉर ऑल वर्कर्स अ लिविंग वेज। जीने लायक पैसा मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि 50 रुपए दिया दिन भर काम करवा के एक वक्त का खाना भी नहीं खा पा रहा। रहना खाना रेंट कपड़े सबका खर्चा निकले, कंडीशन अच्छा दो, एक अच्छे स्टैंडर्ड रखो, तो उसकी जो है यहाँ पर ये सब बात चल रही है। क्लियर आई बात समझ में? फंडामेंटल राइट है ये सब, आर्टिकल 16 कि भाई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको मिलनी चाहिए अपॉर्चुनिटी। 19(1) बोल रहा है कि प्रोटेक्ट द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ये सब आप एक बार देख लेते थे, एक वेग तरीके से डाल दिया, आई डोंट नो क्यों, इतना यहाँ पे जरूरी था नहीं, बट वो लेबर से रिलेटेड है, तो यहाँ पर से डाल दिया कि यूनियन भी बना सकते हैं। आप प्रोहिबिट करिएगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर को। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 इन हेजार्डस इंडस्ट्रीज, तो जहाँ पे फटाके और इस तरीके से जो इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे उनको नुकसान हो सकता है, वहां नहीं जाएंगे बच्चे। लेकिन बाकी जगह अगर बताइए कमेंट सेक्शन में, अगर मान लीजिए कि चाय की टपरी है और चाय समोसे की है और वहां पे कोई बना रहा है, ठीक है, तो क्या वो अपने बच्चे को वहां पे रख सकता है अगर 14 से छोटा है तो, कि आ जाए छोटे छोटे हाथों से थोड़ा काम कर देना? अलाउड है या नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी प्लीज आप वो सीरीज कंप्लीट कर लें, 25 लेक्चर से, यार दिल खुश हो जाएगा।
कहीं कुछ जो कहीं समझ नहीं आया ना, वहां पे बोलोगे कि सर समझ में आया। चाहे वो पार्लियामेंट सेक्टर्स के अभी आपको वीडियोस जो 4-5 अभी अपलोड हो गए, आप करके देखिए। और मैं लिख के बोल रहा हूँ कि विजन से जो पढ़ा रहे हैं ना, उससे ज्यादा मजा वहां आएगा और ज्यादा लर्निंग होगी। चाहे आपके 2 अटेम्प्ट दिए हो, 4 अटेम्प्ट दिए हो, 5 अटेम्प्ट दिए हो, इतना मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है? तो आप वो जरूर करें, देखिए, उससे आपका रिवीजन होगा, बहुत कुछ नई लर्निंग होगी। आपको भी लगेगा कि यार नहीं ठीक है, अब जो है मैं पहले मेरे 20 में से 15-14 ही क्यों सही हो रहे थे, अब 20 में से आपको 18-19 या 20 में 20 भी सही होने चालू हो जाएंगे। क्लियर? ठीक है। बाकी इन सब के लिए भी अलग से बनाया गया गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स। अब ये सब क्या होते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप। अगेन, आप प्रीवियस मंथ में जाके वहां पर इन पे बड़े बड़े आर्टिकल, यहाँ एक एक लाइन में खत्म किया है, बड़े बड़े आर्टिकल से वो सब हमने काफी हॉलिस्टिकली कवर किया था, वो वहां से कर ले। ओके? बाकी प्लेटफॉर्म पे जो वर्क करते हैं, ओला, उबेर, जोमेटो, ये सब है। गिग वर्कर्स जो है यहाँ पर ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर तरीके से काम नहीं करते, हु वर्क्स आउटसाइड अ ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय आपका जो रिलेशनशिप है उसके बाहर काम करते हैं। जिस इसके बाद एग्रीगेटर्स, कि वहां पे कनेक्ट करते हैं बायर्स और सेलर को गुड्स एंड सर्विसेज सेल करने के लिए। ठीक है? ये सब एग्रीगेटर्स वगैरह होते हैं। ओके, चलिए। अगेन ये सब ले ऑफ और ये सब के भी कानून वगैरह जो बना हुआ है, वो वहां से आपको काफी अच्छे से हो जाएगा। अब वो जब आप पढ़ लोगे ना 1-2 मंथ का, तो वो सब ईपीएफओ एग्जाम जैसे होते हैं, वो सब के लिए भी काफी हेल्पफुल है। ठीक है? ईपीएफओ एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये सब लॉज पे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो आप अच्छे से कवर करोगे। वो जो है आप अच्छे से कवर करोगे प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है? तो ये सब भी मेहनत करना आप सबके हाथ में। कोड ऑन वेजेस, अगेन ये सब उसी पे बात आ गई कि भाई मिनिमम वेज क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए। एक इंडस्ट्री में अगर पीएफ प्रोविडेंट फंड कटवाना भी है, तो कितने एम्प्लॉय होने चाहिए मिनिमम, कब कब तक उनको एग्जम्पशन दिया गया है, सब कुछ उसमें वहां पे कवर है। यहाँ पे आपको सब चीजें जो है नहीं मिलेंगी, इतने में ये सब चीजों को खत्म कर दिया गया है। क्लियर? तो वहां पे आप ये देखेंगे कि जब ये कोड आया, तो कोड को हमने काफी अच्छे से पढ़ा है, वो जाके आप प्लेलिस्ट प्लीज देखिए। ये इसी में आपको इतनी बार बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा वहां पे बताया गया है, वो आप यहाँ पे कवर कर ही नहीं सकते हो। जिनको भी जाके आलस पढ़ने में आ रहा है, तो उनके लिए मुझे मेहनत करनी भी नहीं है ना बार बार, है कि नहीं? जिनको एक्चुअल पढ़ना है वो कहीं से पढ़ेंगे, रेफर किया जाएगा, यहाँ से पढ़ो, ये बुक पढ़ो, वो नोट्स पढ़ो, वो पन्ना पढ़ो। क्यों नहीं पढ़ोगे? हमसे बोले प्ले लिस्ट में जाके वहां से आप ये देख लीजिए, क्योंकि पहले का है ये। और जो चीज पहले की होती है, अभी उस पे वो बस हल्का हल्का ही हाईलाइट की 5 साल हो गए। पर जब निकला था वो बिल से एक्ट बना, एक्ट में क्या क्या आया, क्या चेंजेस हुए, क्या उसका फायदा था, क्या नहीं था। ठीक है? बहुत सारी चीजें निकल के, लेबर कोड अलग निकल के आया, न्याय संहिता अलग निकल के आई, बहुत अलग अलग चीजें चल रही थी, है कि नहीं? बहुत सारी चीजों का कोडिफिकेशन हुआ, सब कुछ वहां पे दिया हुआ है। ठीक है? चलिए। इसके बाद जो है सोशल सिक्योरिटी की भी बात की जा रही है, अगेन वही गिग और इन सब के लिए, कि भाई जो 1 से 2% एनुअल टर्नओवर है आपकी कंपनी का, उनको उनके उनके सोशल सिक्योरिटी पे लगाओ। मान लीजिए जोमेटो है, जोमेटो है, अब वो वहां पे उसका कमा रहा है, एनुअल टर्नओवर उसका हो रहा है 1,000 करोड़, तो बोल रहा है कि भाई कम से कम, या 100 करोड़ का, तो कम से कम 2 करोड़ रुपए का सोशल सिक्योरिटी जो भी आपके यहाँ कंपनी में काम करते हैं उन पे आपको खर्च करना है। आई बात समझ में? तो ये चीज है। अच्छा, उन पे क्यों नहीं, बाकी जगह आप देखते होंगे कि यार इंश्योरेंस दिया हुआ है, हेल्थ इंश्योरेंस है, सब कुछ, इनको क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि बाकी जो एम्प्लॉय होता है उनका पीएफ कट रहा होता है, सब कुछ होता है, वो मंथली एक जगह वो टाइड अप होते हैं। बट आप देखिएगा जोमेटो, स्विगी वगैरह में क्या होता है, मंथली उनका कोई फिक्स नहीं होता, एक ही। या फिर आप ओला उबेर भी देखते हो, फिक्स नहीं होता, वही इंसान ओला चला रहा है, वही इंसान उबेर चला रहा है, जब जो मन है वही इंसान रैपिडो चला रहा है। ठीक है? तो फिर कोई कंपनी भी उन्हें क्या दे, ऐसा उनका सीन हो जाता है कि भाई आपने हमारा काम किया और हमने आपको ये कर दिया। जैसे मानिए आप ही खुद का एग्जांपल ले लीजिए, कि आपने क्या किया, एक बस ट्रक वाले को हायर किया और बोल दिया कि भाई मैंने ना, यहाँ मेरा ट्रांसफर हो गया, यहाँ सामान उतार दो। तो आप सिर्फ उसको आने जाने और सब चीज का पैसा दोगे। ठीक है? इतना हो गया, लेकिन उसका अगर बीच में एक्सीडेंट हो गया, तो क्या आप उसकी भरपाई करोगे? भाई हम नहीं करते। इसके बाद अगर उसका कुछ हेल्थ वेल्थ कुछ हो गया अनफॉर्चुनेट, क्या उसका दोगे? नहीं, उसका नहीं देते। तो ये 1 to 1 वैसा चल रहा है, लेकिन अब वही कहा जा रहा है कि भाई आपके पास तो एक प्रॉपर डेटा है, सब कुछ है, तो करना चाहिए अब इस रास्ते में। लेकिन कैसे क्या निकल के आपको आगे ना समझ में, अगर घर की शिफ्टिंग करनी होगी तो क्या उनका इंश्योरेंस कराओगे, सब कुछ कराओगे? नहीं। तो उसी वे में अभी तक जो सारी कंपनियां चल रही हैं, क्योंकि उनको अपना पैसा बचाना है, उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जाएगा ना, एक्स्ट्रा से आप सब कुछ करोगे तो।
और वो इंसान भी बोलता है यहाँ पे सामने, अरे सर वो जो मेरे को दोगे 10 रुपए, मतलब मान लो कि हर ड्राइव पे आपने 1 रुपए दिया है और मैं दिन में 50 ड्राइव कर रहा हूँ, एग्जाम्पल, मुझे 50 रुपए एक्स्ट्रा दे दो, वो मेरे लिए काम का है। तो लोगों की भी मेंटेलिटी होती है। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, बट हाँ, ये जरूरी है, तो उसी पे जो है गवर्नमेंट ने बोला हुआ है। आई बात समझ में? ठीक है, इंश्योरेंस कवरेज ये देखिए 10 एम्प्लॉय से कम है तो ये जरूरी नहीं है, ये वॉलेंट्री है, देना है दो, नहीं देना है मत दो। ठीक है, इंश्योरेंस वगैरह तो ये सब आप वहां पे काफी अच्छे तरीके से ऑलरेडी जो पहले पढ़ाया हुआ है वहां पर देख सकते हैं। ये ठीक है। अब ये देखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट। इसके प्रोटेक्शन की बात की गई है, तो इस पे किस पे ट्रिप्स पे आता है, ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये हो गया ट्रिप्स। इस पे यहाँ पर जो बात की जा रही है कि भाई अब प्लांट से लेके फार्मर राइट्स सबको ये करना है। आपने बीच में देखा होगा, ठीक है, कि सिल्वर जुबली हो गई, 25 साल हो गए, इसलिए आया कि लेज आता है, बोलता है भाई ये वाला आलू ना हमने उगाया है, बाकी और कोई फार्मर नहीं उगा सकता, उगाएगा तो उसको टैक्स भरना, मतलब हमको ये देना होगा। समझ रहे हो कि उसके बदले हमें पैसा पर केजी पे 50 पैसा 1 रुपए पे, पूरी दुनिया से इठने के चक्कर में थे। तो ये सब जो है, इसलिए कहीं ना कहीं ये सब प्रोटेक्ट करना प्लांट वेराइटीज और फार्मर राइट्स को। क्लियर? आई बात समझ में? इंडिया ऑप्टेड नॉट टू ग्रांट पेटेंट फॉर प्लांट्स, कि हम नहीं देंगे, इंस्टीड चूजिंग टू सेफगार्ड प्लांट्स वेराइटीज थ्रू सुई जेनरिक सिस्टम, हम पेटेंट कहीं और नहीं देंगे, हम खुद ही इसे जो है यहाँ पर प्रिजर्व करके रखेंगे। क्लियर? यही है, इसके 25 साल हो गए हैं। बाकी आपको ज्यादा कुछ इसमें वैसा देखने लायक नहीं रहेगा कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि बहुत पहले बना हुआ है। अगेन जो चीज आ जाती है 25-50 साल, तो ऐसा भी छोड़ दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन हल्का सा एक आइडिया के लिए यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर लिया गया है। तो कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, नहीं है, कितना पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, और उसमें से पढ़ना भी है तो क्या क्या पढ़ना है, वो जरूरी है कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर में ये आता है। ऑब्जेक्टिव्स बस पता रहे कि भाई ग्रांट करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट टू प्लांट ब्रीडर्स, तो जो भी ब्रीड कर रहा है उसको, उसके पास जो है यहाँ पे ग्रांट करता है प्रॉपर्टी राइट उससे। प्रमोट करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ फार्मर्स राइट, कि उसे सेव कर सके, यूज कर सके, शो रिशो एक्सचेंज सब कुछ कर सके। ऐसा नहीं है कि एक बार बस कर लिया डबल से नहीं करने देंगे, नहीं, सब राइट्स होते हैं, फार्मर्स के पास से राइट्स होते हैं। आई बस समझ में? तो फार्मर को राइट, वो लेज वाला जो मैं आपको एग्जांपल दिया था, हंगामा, कि नहीं ये वाले जो चिप्स वाले आलू हैं वो नहीं, बड़े आलू के चिप्स वाले आपको जनरली देखने मिलेंगे। बाकी मार्केट में छोटे छोटे दिखेंगे, वो आपको थोड़ा सा बड़ा दिखेगा आलू, तो फिर बढ़िया स्लाइस काट काट के, चिप्स काट के, और इतना महंगा देंगे ढेर सारा सॉल्ट डाल के कि आपका जो है ब्लड प्रेशर भी मस्त बढ़ जाए, किडनी फेल हो जाए, पाम ऑयल में मिला रहेगा, हार्ट कोलैप्स हो जाए, और चिप्स खा के ओबेसिटी, मोटे होके इंसुलिन रेजिस्टेंस के थ्रू आपका पैंक्रियाज और पूरे सिस्टम जो है बर्बाद हो जाए। प्रॉपर तैयारी के साथ आते हैं ये सब। लिमिटेशन ऑफ द एक्ट, ये जो है आपका प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटी, प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटी जो है, दीज आर ऑब्स्टिकल्स इन द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, प्रोसीजर ऐसा बना के रखा कि कैसे क्या रजिस्टर करे नहीं करे, तो ये सब जो है बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर वही खुद ही ध्यान देता है। कौन अकेला यहाँ पे ऐसे जाके फार्मर करवा पाएगा ये सब चीजें? ठीक है, आपने देखा होगा मैगी तैगी सब कुछ जो आता है वाहियात चीज है, मोनोसोडियम ग्लूकामेट से लेके जाता क्या क्या नहीं, उसके अंदर ये आपका सॉल्ट कंटेंट होता है, बर्बाद करने के लिए काफी है। तो आजकल आप जो देख रहे होगे ना कि बहुत सारे लोगों को हाई बीपी, हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक, फोकट का बस एक इंसुलिन 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 बोलो, मैं वैक्सीन वैक्सीन का नाम लेते रहते हैं सब। अरे कितनी वैक्सीन नहीं लगी हम सबको, हेपेटाइटिस बी की लगी है, और ना जाने पहले पोलियो वायरस के लिए हम लेते हैं, तो वैसे कोरोना वायरस के लिए ले लिया अभी। उससे फर्क नहीं पड़ता है, जो हम खा रहे हैं अभी आज के टाइम में वो इतना जानलेवा है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो इसके बाद पतंजलि जैसी कंपनियां आती हैं, बोलती हैं कि हम अच्छा बनाएंगे आटा मैगी मैगी, और अनफॉर्चुनेट वो भी बेवकूफ बना रहे होते हैं। वहां आप जाके पलट के देखिएगा, आपको दिखेगा 900 mg, 1000 mg मिलीग्राम के आसपास सॉल्ट, सोडियम मिला हुआ उसमें, और डेली हम, अब समझ लीजिए 2000 mg से ज्यादा ले ही नहीं सकते। आपने एक पैकेट लिया, दिन का खत्म, 2 पैकेट, मतलब अब इंसान कितना नमक नमक लेके खाता है। तो पूरा किडनी जो है तबाह कर रहे हैं इंडियंस जो है, अराउंड 4 टाइम्स ले रहा है सॉल्ट, अराउंड 3 to 4 टाइम्स। सोच लीजिए, अचार वगैरह भी खाते हैं उसमें बहुत होता है, लेकिन जो पैक्ड आइटम्स है
4 टाइम्स हम ले रहे हैं तो हम अपने किडनी की कितनी बैंड बजा रहे हैं। फिर आपको लगता है किडनी फेल हो रहा है, क्यों नहीं फेल होगा? ठीक है, किसी चीज पे नहीं, हम हमारे इस पे देखें, पढ़े लिखे हैं तो प्लीज थोड़ा सा उसे भी समझें, वरना इतनी करंट अफेयर पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, वो पर रट के बैठ जाना, लाइफ में कुछ इंप्लीमेंट ना करना, क्या काम आएगा? ठीक है, कुछ नहीं करें तो कम से कम आप रैपर को पीछे पलटे, देखिए उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है पैक्ड आइटम में, और उसको आप कहीं पे भी एआई से पूछ लीजिए, भाई ये क्या हेल्थ हेल्दी है नहीं है, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, आपको वैसे समझ नहीं आता है तो ठीक है, तो देख के खाएं, फिर कंपेयर करें ये दो में से कौन सा ज्यादा बेटर है। ठीक है, ये जरूरी है। मैरिटाइम सेक्टर जो है इंडिया का, यहाँ पर इंडिया ने इनवाइट किया सिंगापुर को टू ज्वाइन इट्स 1 लाख करोड़ मैरिटाइम इन्वेस्टमेंट रोड मैप। तो 1 लाख करोड़ के आसपास का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है मैरिटाइम में, जो कि काफी अच्छी बात है ना, समुद्र के आपके रास्ते वगैरह जो है इसमें, तो ये इसका जो यहाँ पर ये वीक लॉन्च किया गया है। डिगी बंदर, ये जो है आपका डेटा ड्रिवन एआई इनेबल्ड और इंटरकनेक्टेड होगा, ये नेशनल फ्रेमवर्क है। डिगी, डिगी से क्या है, डिजिटल, सब समझिएगा। बंदर, पोर बंदर, जैसे हम बोलते हैं ना वो बंदर का, तो वो ऐसे आप याद रखेंगे, डिगी बंदर। ये डेटा ड्रिवन एआई इनेबल्ड इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, मैरिटाइम सेक्टर के लिए। इसके बाद इंडिया मैरिटाइम सेक्टर विजन जो नियरली 95% जो इंडिया का ट्रेड है ना बाई वॉल्यूम, और 70% बाई वैल्यू, वो इसी के थ्रू जाता है। मतलब शिप वगैरह जो उसी से आप एक्सपोर्ट करते हो, 95% वॉल्यूम, मतलब आप अगर 1 लाख टन के आसपास वेट है, तो हम समझ जाइए 95,000 टन जो है सिर्फ जाता है इसके थ्रू। वैल्यू आपको लगेगा कम, क्यों? अब मान लीजिए भाई किसी को एप्पल मोबाइल लॉन्च हुआ है, और उसे यूएसए में एप्पल मोबाइल इंडिया से ही कहीं जा रहा है, मान लीजिए यूरोप में जा रहा है, तो एक ही साथ जो 1,000 मोबाइल भेज दिए, क्योंकि भाई कॉस्टली भी चीज़ है वैल्यू की, तो जल्दी भी पहुंचना है, क्योंकि सब लाइन लगा के खड़े हैं, क्योंकि हम बहुत गरीब हैं सर, हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो इसलिए हम एप्पल मोबाइल खरीदने के लिए लाइन में लगे हुए ईएमआई लेके, लेकिन हम पढ़ नहीं सकते ईएमआई लेके, लेकिन हम शो कर सकते हैं। तो ये जो हाल है, तो इसीलिए वैल्यू वाली चीजें जो है यहाँ पर कम हो जाती है, क्योंकि बाकी वो एयर लाइंस के थ्रू या फिर ट्रेन के थ्रू जैसे भी पहुंचा जा सकता है पहुंचा देते हैं। तो कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मैं इतना गरीब हूँ सर, कि मैंने बहुत मुश्किल से मोबाइल लिया है। मोबाइल क्यों लिया है फिर? पढ़ने के लिए। ठीक है, आप रिचार्ज करा रहे हो, सब करा रहे हो, आप 100-200 ये भी नहीं करोगे, तो भाई हम भी सभी कोई अंबानी नहीं है ना। अगर मैं आज के टाइम अपनी जॉब छोड़ दूं, मैं तो भी बोलता हूँ आप सभी जॉब करिए, डोनेट करिए, आप सब भी करिए, डोनेट कर दीजिए यहाँ पे। नहीं सर, जो पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए मैं सोचता हूँ, ऐसे ना यकीन मानिए कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है ऐसे। तो यहाँ पे उम्मीद रहती है कि नहीं प्रतीक से जॉब भी कर लेंगे, आप भी बनवा लेंगे, सब करवा लेंगे, और अपना पैसा भी लगाएंगे, कर ही रहे हैं, तभी तो ये सब चल रहा है। लेकिन कोई सामने से हेल्प करने कोई नहीं आता। तो ये कहीं ना कहीं टिपिकल जो बोलते हैं हम कलयुग इश्यूज, वो है। करना चाहिए, अगर आपके पास है, कुछ दे सकते हो, नॉलेज हो, पैसा हो, आपके पास वक्त नहीं है, तो इंसान क्या करता है? वही करता है ना कि हेल्प करने लग जाते हैं दूसरों की, ताकि जैसे हम देखते हैं कितना ज्यादा डोनेशन करते हैं, सब करते हैं, खुद के पास वक्त नहीं है, तो उनके थ्रू, एनजीओ के थ्रू वर्क हो, तो करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आई बात समझ में, यहाँ पे 70% जो है बाई वैल्यू, 95% इंडिया का मैरिटाइम ट्रेड है, काफी क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, बैटरी लो हो गई है, तो इसे अभी थोड़ा स्टॉप करते हैं। अगर वहीं पे अभी इंडियन पोर्ट्स की बात की जाए, तो जहां पर वो लगभग 1400 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम हर साल, इतना यहाँ पर उसकी कैपेसिटी थी पोर्ट की, कि इतना जो है वहां से ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह कार्गो कर सकता है। वो लगभग लगभग जो है आप देखिएगा डबल हो चुकी है करंटली, 2024-25 की बात की जाए तो। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटी नियरली डबलिंग, तो ये आपसे सीधे स्टेटमेंट में पूछ देगा प्रीलिम्स में, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, साथ में एवरेज विजल टर्न अराउंड टाइम ऑफ मेजर पोर्ट, मेजर पोर्ट का जो टाइम है ना, वो 93 आवर से 48 आवर्स रह गया है जस्ट। ठीक है, तो ये जो है इनहेंसिंग ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, मतलब मानिए आपका ये आ रहा है शिप, इसके बाद आप उसको अनलोड कर रहे हो, सामान वो सांस उतार रहे हो, इसके बाद जो है लोडिंग वगैरह हो रही है, और फिर ये वापस जाने के लिए रेडी हो गया है। तो इसके लिए पहले आवर्स लगते थे 93, अब वो 48 के आसपास ही लगते हैं, हाफ हो चुका है। समझ रहे हैं बात को? तो कितनी बड़ी बात है कि कितनी इफिशियंसी बच जाती है, कितना टाइम बचता है, टर्न अराउंड टाइम जो इतना कम है यहाँ पर।
शिपिंग सेक्टर की बात की जाए तो वहां जहां पहले 1205 के आसपास इंडियन फ्लैग्ड शिप थे, वो भी बढ़ के अभी 1500, 1549 हो गए। तो ये काफी अच्छा जो है रिमार्केबल इंक्रीज है। आपको लगेगा सर बहुत ज्यादा तो नहीं है, देखिए एक एक शिप बनने के लिए बहुत कॉस्टली होते हैं सब ये। प्लस जब आपका डेप्रिसिएशन होता है तो ये ऑब्वियस सी बात ही जिंदगी भर तो चलते नहीं रहेंगे। हो सकता है इसी बीच में इसी इसमें से कुछ 100 पकड़ लीजिए, वो अब आउट ऑफ वर्क हो गए होंगे क्योंकि डेप्रिशिएट हो चुके हैं उस हिसाब से, ठीक है। बट स्टिल जो एक्टिव नंबर जो है अभी वो है 1549। और ये आपका पहले 10 मिलियन ग्रॉस टनेज था एमजीटी, वो अब लगभग 13.52, तो लगभग लगभग आप देख सकते हैं 30% का इंक्रीज भी यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। इसके बाद अगर हम इनलैंड वाटरवेज की बात करें तो ऑपरेशनल वाटरवेज जो है पहले सिर्फ 3 थे, वो रिमार्केबली इंक्रीज हुए। आप कितना परसेंट बोलिएगा आप इसको, 710% 700% के आसपास कार्गो मूवमेंट बढ़ गया है 2014 के बाद से। अब यहाँ पे आपको कोई पॉलिटिकली पार्टी नहीं लेना है कि भाई 14 क्यों दिया है, क्या बीजेपी है क्या नहीं है। आपको देश के हिसाब से हमेशा सोचना है। और हाँ, ये गवर्नमेंट ने किया है यहाँ पर तो वो चीज यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। हर सरकार कुछ ना कुछ अच्छा करती है, तो उसका आपको हर जगह रिफ्लेक्शन दिखेगा कि यहाँ पर सिर्फ इतना ही था, वहां पे आपको 29 अभी आप देख सकते हो, तो भाई एक्सेप्शनल है। अब आपको लगेगा सर 14 के बाद तो तुरंत नहीं हो गया होगा, बहुत सारे लोग ना वो सिर्फ बहस करना पसंद करते हैं अननेसेसरी की। अब देखिए 14 में ऑब्वियस ही बात है, कोई अगर आए मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर मोदी पर, तुरंत तो कुछ नहीं होगा। लेकिन वो उनका तो एक ये है कि जो डिजिटल इंडिया आप सब देख सकते हैं, तो आप और आज हम बैठ के पढ़ रहे हैं इस तरीके से ऑनलाइन। सेम जो है पॉलिसी बनी होगी, उसके बाद इस पर वर्क चालू हुआ होगा, और आज जो 29 ये वाटरवेज है, ठीक है। तो ये बेसिक हो सकता है कि आपको 2000 से लेके 2014 तक 3 ही रह गए हो या 2 से 3 हुए हो, तो कोई खास इंक्रीज नहीं था। बट 14 में जो पिछले 15 सालों में 2 से 3 हुआ या 3 के 3 ही रह गया, ठीक है। वो लेकिन सीधे 3 से लेके 29 हो गया, इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि भाई जहां से स्टार्ट हुआ उसको रिमार्केबल टाइम फ्रेम यहाँ पर दिया हुआ है। सेम है यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम जो है हाफ हुआ है इसी दौरान। ये सब जो चीजें यहाँ पर हुई हैं लगभग लगभग ये भी जो है डबल हुआ है, तो ये याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और हमारा देश कैसे प्रगति कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, इस पे भी हम बात कर सकते हैं फिर लोगों से। इंडियाज सी फेरर वर्कफोर्स जो है 1.25 लाख के आसपास था, अब 3 लाख के आसपास लोग जो है इसमें है, ठीक है। नाउ अकाउंटिंग 12% ऑफ द ग्लोबल सी फेयरिंग वर्कफोर्स, तो मतलब जो है इंडिया के ही जो अकेले हैं जो इधर से उधर आते जाते रहते हैं सामान लेके और एंड ऑल, तो लगभग 3 लाख लोग हैं। तो जितना यहाँ पे वर्ल्ड में जितने लोग, इसका 12% इंडिया से है। अच्छी बात है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन भी बहुत है कंट्री का, तो उस हिसाब से हमारा वो रेशियो भी यहाँ पर मेंटेन्ड है। दैट इज गुड, मेकिंग द कंट्री एज वन ऑफ द वर्ल्ड टॉप सप्लायर ऑफ सी फेयरर्स, मतलब कि सप्लायर भी है काफी ज्यादा, कि भाई यहाँ से इनको पता है कैसे जाना है, कैसे ले जाना है, कैसे सामान बचेगा, कितनी एफिशिएंसी में पहुंचेगा, किस तरीके से रहना है, कैसे खाना है, हर एक चीज। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 2 4 दिन में पहुंच जाता है, महीनों तक यहाँ पर इधर से उधर जाना पड़ता है लोगों को। तो इसीलिए मेरा एक दोस्त था वाइल इंजीनियरिंग, ही वॉज वेरी पैशनेट अबाउट दिस थिंग्स। उसने इंजीनियरिंग छोड़ी थी, वो 12th बेस आई गेस गया हुआ था, और प्रीतम नाम है उसका, ठीक है। तो वो अभी हर बार देखते हैं इटली, फ्रांस, हर जगह जो है मेडिटेरियन सी, पैसिफिक, पूरे वर्ल्ड टूर पे ही रहता है ना, इसी में से वो एक ये है। तो ये चीज है कि अब आप सोचोगे कि नहीं मैं आईएएस बना, आईपीएस बना तो ही मैं सक्सेसफुल हूँ, उसके लिए वो सक्सेसफुल है, दुनिया घूम रहा है। कुछ लोग हमारी तरह आईटी में है और हाई पैकेज लेके ऑन साइड गए हैं, वो सक्सेसफुल है कि नहीं। सक्सेस की परिभाषा आप खुद डिसाइड करें, आप सोसाइटल प्रेशर पे ना आए, ठीक है। क्या मम्मी बोल रही, क्या पापा बोल रहे, क्या सोसाइटी बोल रही, आप अपना यहाँ पे क्लैरिटी रखें। उस समय उसके घर वाले भी पसंद नहीं कर रहे थे वो चीज, कि नहीं आगे पढ़ो, ऑब्वियसली बात है पढ़ना चाहिए आगे, हो सकता है वो पढ़ भी लिया होगा, अभी मुझसे कनेक्ट में नहीं है, बस फोटोज मिलती रहती है इंस्टा इधर कि आगे ये करे, बट वो इतनी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, छोड़ता तो आज उसकी लाइफ है, ऑब्वियसली डॉलर्स में कमा रहा है, सब चल रहा है। तो ये आपको भी सोचना है, अगर आपके हाथ में कोई अपॉर्चुनिटी है एंड इफ यू आर डूइंग एनी जॉब, और छोड़ के आना नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर सोचना है, कोई फैमिली बैकग्राउंड दिख रहा है, ठीक है, आप सब करोड़पति है, अरबपति है, नॉट एन इशू, कि भाई फैमिली इनकम अच्छी डिसेंट है, प्रॉपर्टीज वगैरह है, तो कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है।
फैमिली जो है, मदर फादर भी डिपेंडेंट नहीं है, तो आप टाइम ले सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पर तो सोच समझ के चलना है। ठीक है। चैलेंजेस क्या है? कनेक्टिविटी बॉटलनेक, लैक ऑफ एडिक्वेट लास्ट माइल कनेक्टिविटी, है ना, कि भाई वहां पे हर जगह रेड, रोल रेड, रेल, ये सब जो उतनी पहुंची नहीं हुई है हर पोर्ट के पास, तो इससे कहीं लास्ट माइल कनेक्टिविटी इशू तो रहता है। कॉम्पिटिटिवनेस ऑब्वियसली बात है, वो हर जगह रहेगा, जहां भी बाकी जो कंट्री अच्छी कर रही है उनके साथ, है कि नहीं? भाई इंडिया में जो है हाई टैक्स प्रोविजन है, तो इसके कारण भी जो है कहीं ना कहीं एक ये इशू होता है। इंडिया शिपिंग रजिस्ट्री अकाउंट फॉर ओनली 0.8% ऑफ वर्ल्ड्स वेसल, इतना ही है। ठीक है, अंडर इंडियन फ्लैग सिर्फ इतने ही रजिस्टर्ड है, तो ये भी सोचने वाली बात है। इंडिया शेयर इन ग्लोबल शिपमेंट रिमेन मॉडेस्ट at about 1%, and India import more than 95% of marine engine installed on commercial ships। आप समझ सकते हैं कि लगभग लगभग 95% जो है इंस्टॉल जो हो रही है शिप्स, वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इस पे भी अब ध्यान देने की जरूरत है ना। धीरे धीरे हर जगह जो है यहाँ पर बेहतरी की जा रही है। आपको लगेगा सर गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये क्यों नहीं किया, है ना, यही पहले कर लेते, बट ये जो टर्न अराउंड टाइम कम करना, बाकी इफिशियंसी बढ़ाना, टनेज बढ़ाना, पहले वो फोकस है। जब सब कुछ आपके पास हो गया, ठीक है, तब आप चाहोगे कि नहीं अब जो है इस पे हम और इंडियनाइजेशन पे वर्क करें, है कि नहीं? क्योंकि उस समय आप ये भी नहीं कर सकते कि भाई सारा पैसा अगर आप वहीं पे लगा दोगे, तो उल्टा जो इंपोर्ट हो रहा है वो भी पता चला नहीं हो पाया। इसके कारण क्या हुआ? इन्फ्लेशन और बढ़ गया, महंगाई और ज्यादा बढ़ गई, कि जितनी रिक्वायरमेंट है देश में उतनी चीजें आ ही नहीं पा रही है। मेजर प्रोग्राम्स क्या है आत्मनिर्भर भारत के? मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 लॉन्च किया गया था 2021 में। इसके बाद मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047, जिसमें कि लगभग 80 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की बात है, पोर्ट्स में, कोस्टल शिपिंग में, इनलैंड वाटरवे शिपिंग एंड ग्रीन शिपिंग्स वगैरह में 80 लाख करोड़। ओके। सागरमाला प्रोजेक्ट, द प्रोग्राम फोकस ऑन कटिंग लॉजिस्टिक कॉस्ट, जो आने जाने में जो कॉस्टिंग लगती है ना, उसको कम करना है, इफिशियंसी बढ़ानी है ट्रेड की, एंड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्मार्टर ग्रीनर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। ऑब्वियसली बात है काफी ग्रीनर है एज कम्पेयर टू अदर्स जो हम देखते हैं, जहाँ पेट्रोल डीजल ये सब यूज होता है, यहाँ पे काफी कम उस हिसाब से जो है आपका पॉल्यूटिंग है शिप इंडस्ट्रीज। ओके। तो ये जो है काफी, जिस तरीके से वो हेवी चीजें लेके जाते हैं, तो वो वहां पर उस तरीके से क्या होता है, पॉल्यूशन नहीं कर रहे होते हैं। ओके। वरना आप देख सकते हैं प्लेन से जाएंगे तो कितना वहां पे ये पॉल्यूशन होता है कि नहीं? तो ये सब चीजें जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है। इमिशन की बात की जाए तो मेरिटाइम ट्रांसपोर्ट फॉर 3% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस, जो आपका गैस का जो इमिशन है, ठीक है, एंड पोर्ट्स आर अमॉन्ग द मेजर सोर्स ऑफ एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, ये सब जो है, तो इसीलिए यहाँ पर बात चल रही है कि भाई ग्रीनिंग ऑफ मैरिटाइम सेक्टर, की ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है पॉल्यूशन, 3% कर रहे हैं, तो उसको पे भी और सुधार की यहाँ पर भाई शुरू से अगर हम कोशिश करें तो बेहतर होगा। उसी की बात यहाँ पर चल रही है कि 40% CO2 रिडक्शन किया जा सके सिप सेक्टर में 2030 के आसपास। ओके। ठीक है। चलिए, इसके बाद देखेंगे हम न्यूज इन शॉर्ट्स, क्या क्या है। फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम, FSAP, फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम, किसके द्वारा यहाँ पे रिपोर्ट लाई गई है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ लाई गई है, और रिपोर्ट अर्ज करती है इंडिया टू एक्सेलरेट फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म को और ज्यादा करें। काफी किया भी है गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में, लेकिन इसे और ज्यादा बेहतर करने की यहाँ पे बात की जा रही है, टू अचीव इट्स लॉन्ग टर्म गोल ऑफ बिकमिंग अ USD 30 ट्रिलियन, कि 2047 तक आपको 30 ट्रिलियन बनना है, तो आपको ये सब चीज को और रिफॉर्म करना होगा, और रोबस्ट करना होगा। तो सोच लीजिए 30 ट्रिलियन का एम्बिशन है, 30 ट्रिलियन ना भी हो, वो अराउंड 15-20 ट्रिलियन भी रहे, तो भी हम कितना अच्छा, भी देखिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, और ये नहीं है अभी भी 5 ट्रिलियन, हम अराउंड 4.5 के आसपास है, और अभी हमारी ये लाइफ स्टाइल है। ठीक है। जब ये लगभग 5 गुना हो जाएगा, ठीक है, इम्पैक्ट पड़ेगा, यस, उसका इन्फ्लेशन भी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती है देखने के लिए, बट नेट जो है आप कहीं ना कहीं देखिएगा कि भाई लाइफस्टाइल से लेके सब कुछ जो है वहां पे बेहतर होती चली जाएगी, पर कैपिटा इनकम जो है बेहतर होगा। अब हर इंसान के पास पैसा आएगा, जैसे कि मानिए हमारे पास है, हम सब ने कुछ बिजनेस किया, स्टार्टअप किया, ऐप बनाया, लोगों तक पहुंचे, सबके पास ऐसे आ गया कि पैसा होगा, हर कोई कुछ ना कुछ एक अपना सेटअप बना के रखेगा, कुछ ना कुछ करेगा हर किसी के लिए, तो उसमें क्या होगा, फिर ओवरऑल वो और बूस्ट करेगा आपके किसे, GDP को।
तो 30 ट्रिलियन से आपको 50-70 होते हुए आगे बहुत तेजी से फिर ये चीज दिखेगी। क्लियर। रिक्वायर्ड रिफॉर्म की बात की गई है कि भाई बूस्ट किया जाए प्राइवेट कैपिटल मोबिलाइजेशन को, स्ट्रेंथन किया जा सके एनबीएफसी रेगुलेशन को भी जो है यहाँ पे स्ट्रेंथन करने की बात की गई है। सस्टेन रिफॉर्म मोमेंटम्स, मोबिलाइज ग्रीन फाइनेंसिंग के बाई टू फंड लो कार्बन प्रोजेक्ट्स एंड रिड्यूस इन्वेस्टर रिस्क। ये सब जो है भाई ऐसे जहाँ पे पैसा डूबने के चांसेस कम हो, और जहां पर जो है आपका लो कार्बन प्रोजेक्ट हो, कि कम से कम जो है कार्बन इमिशन वहां से हो रहा हो, ये सब जो है आपका ग्रीन फाइनेंस के अंदर में आ जाता है। फाइनेंशियल सिस्टम इज स्ट्रॉन्गर एंड मोर डाइवर्स विद एसेट राइजिंग टू अबाउट 175% ऑफ जीडीपी फ्रॉम 144% इन 2017। यहाँ पे ये चीज कहीं ना कहीं रेजिलियंट सिस्टम दिखाई दे रहा है। डिजिटल स्ट्रेंथ की बात की जाए तो अब भाई आपको इसमें क्या ही समझाना, आप सब खुद ही जानते हैं ना फाइनेंशियल इंक्लूजन किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से आप सब चीज कर सकते हैं। आपको बैंक जाने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप यहाँ पे मान लीजिए करंट अफेयर्स में बैच लेते हैं, यू कैन पे डायरेक्टली बाय यूपीआई। तो हर एक चीज जो है यहाँ पर कितना सही सटीक हो गया है ना। अगर आप ज्वाइन भी कर रहे हैं मेंबरशिप, सीधे जो है आप यहाँ से कट करते हैं, यूट्यूब ले जाता है, फिर वहां से जो अपना हिस्सा रख के वो फिर जो है यहाँ पर हमारी टीम के पास यहाँ पे क्रेडिट करता है। ठीक है। तो ये सब जो चीजें है वही फाइनेंशियल इंक्लूजन के ही है, कि आपको कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, शांति से बैठ के एक जगह प्रिपरेशन अपनी करनी है, और वही कोई आपका पेमेंट हो जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा। इसलिए वही इफिशियंसी, एक्सेस, सब कुछ यहाँ पे इंप्रूव हुआ है, फाइनेंशियल इंक्लूजन तो हुआ है। ये जो है यहाँ पे ज्वाइंट वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ प्रोग्राम था जो कि स्टार्ट हुआ है 1999 में। ठीक है। एडवांस इकोनॉमी में कंडक्ट कराया जाता है आईएमएफ के द्वारा। इन डेवलपिंग एंड इमर्जिंग मार्केट, ये जो है आपका कंडक्टेड ज्वाइंटली बाय द वर्ल्ड बैंक विद द वर्ल्ड बैंक बाय आईएमएफ। ठीक है, आईएमएफ समझ में। यहाँ पे सिर्फ आईएमएफ था, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के साथ है। ये कब हुआ इंडिया में? प्रीवियस 2017 में हुआ है। तो याद रखेंगे आप, जो आपका एफएसएपी है, फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम। ओके, तो उसी से रिगार्डिंग यहाँ पर सारी चीजें दी हुई थी। क्लियर। ठीक है, आगे चलेंगे। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आपने देखा होगा कि जैसे कि अभी नया शेयर आया है मार्केट में, पीडब्ल्यू। ठीक है, उन्होंने लाया है, ऐसे कह करके बहुत सारे जो है यहाँ पे। अब इसमें क्या होता है कि एज एन एग्जिट रूट फॉर अर्ली स्टेज इन्वेस्टर रेदर देन एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए नहीं होता है। आई बात समझ में? तो ये याद रख लेंगे। और ये था एज एन एग्जिट रूट फॉर अर्ली स्टेज इन्वेस्टर, कि जो अर्ली स्टेज इन्वेस्टर होते हैं इनिशियल फेज पे। ठीक है, तो ये बेसिकली उनके लिए होता है। और यहाँ पे क्या होता है ना, कि मानिए पीडब्ल्यू है, अभी तक इन्होंने शेयर मार्केट में नहीं आया था, अब उन्होंने बोल दिया कि यार 125 रुपए के आसपास का शेयर रहे। ठीक है, तो यहाँ अब जो है इंसान 125 130 बोल दिया, इंसान अपना अब बिड कर सकते हैं, हम और आप भी जो है यहाँ पे इस कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके पहले तो नहीं, तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की पहली बार आप पब्लिक को जो ऑफर कर रहे हो, किस प्राइस पे कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, तो वो सब चीज जो है यहाँ पर आ जाती है। टाइप ऑफ आईपीओ की बात की जाए तो फिक्स्ड प्राइस इशू है एंड बुक बिल्डिंग इश्यूज, नो फिक्स्ड प्राइस बट अ प्राइस ब्रांड। तो ये भी जो है यहाँ पर एक इश्यूज इस तरीके से है आईपीओ के रिगार्डिंग। आईपीओ ट्रांसफॉर्म अ प्राइवेटली हेल्ड कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी। तो ये सब जो चीजें यहाँ पर है, तो ये आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बारे में। डिजिटल इनिशिएटिव क्या है? टू मॉडर्नाइज वेयर हाउसिंग एंड बूस्ट पीडीएस ट्रांसपेरेंसी। ये क्या आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ट्रांसफर के ट्रांसपेरेंसी पे बात चल रही है। सिग्निफिकेंस अगर देखा जाए तो प्रमोट करता है इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम, जो कि आपका पीएम गति शक्ति के अंडर में आता है। क्लियर। इंश्योर करता है कि एक्यूरेट, फास्टर, डिग्निफाइड डिलीवरी हो सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स की। ठीक है, ओके। चलिए, अगला देखेंगे हम, नेशनल
इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन एनआईसी। बाकी जैसे आप ये सब जो भी चीजें होती है ना, जो इंपॉर्टेंट आपको बता दी जाती है, और आपको लगता है कि आपको जानना है, ये सब करना, आप ये भी पॉज कर ले, पढ़ ले। पीडीएफ, हाँ, आपको टेलीग्राम चैनल पे जो है यहाँ पर ही मिल जाया करेगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया करें, ठीक है, वहां से प्रिंट आउट निकाले और आराम से आप बढ़िया पढ़ सकते हो। तो जो छोड़ा है, आप चाहे अपने पास, आपके पास है, आप एक बार पढ़े, हजार बार पढ़े, आप पर है। तो ये जो इंपॉर्टेंट है वो हम कवर अप करवाते हुए चलते हैं। नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन एनआईसी 2025, ये जो है आपका अपडेट्स द प्रीवियस एनआईसी 2008, तो 2008 का है, उसे अपडेट किया गया है। जो कि पहले इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 1962 में ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था। मेजर चेंजेस की बात की जाए तो स्ट्रक्चरल चेंज, इट मूव्स फ्रॉम द 5 डिजिट कोडिंग स्ट्रक्चर एनआईसी 2008 टू अ न्यू 6 डिजिट कोडिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, 5 से 6 डिजिट कोडिंग स्ट्रक्चर पे यहाँ पर क्या हो रहे हैं, ये मूव हो रहे हैं। ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडिजिनस सेक्टर, आयुष बेस्ड हेल्थ केयर और हैंडलूम, ये सब जो है भारत के इंडिजिनस सेक्टर्स है। इट वाज आल्सो इंक्लूडेड सेक्टर्स लाइक, कैसे कैसे आप इंक्लूड होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, ई कॉमर्स, डिजिटल इंटरमीडिएशन। ओके, तो ये सब जो है यहाँ पर इंक्लूड ये करता है। ठीक है, सेलेंट फीचर क्या है एनआईसी 2025 का? इनहेंस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरमीडिएशन सर्विस। तो उसकी क्लासिफिकेशन को क्या करता है? इनहेंस करता है। इंटरमीडिएटरीज इन सेक्टर सच एज पावर, रिटेल, लॉजिस्टिक, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। ओके, चलिए अगला देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एंड ग्रीन इकोनॉमी। तो सारे पॉइंट्स वैसे ही जो सेलिएंट फीचर्स आपके बता रहे हैं यहाँ पे। इधर जो है आपका टेक्नोलॉजिकल एग्नोस्टिक्स, ये सारी चीज जो है आपका सेलिएंट फीचर है। इसमें क्या होता है, इट इज डिस्टिंक्शन ऑफ एक्टिविटीज आर नॉट मेड बेस्ड ऑन वेदर एन एक्टिविटी इज कैरिड आउट। ठीक है, ये जो होता है एक्चुअली बाय मींस ऑफ ट्रेडिशनल और मॉडर्न प्रोडक्शन टेक्निक्स के थ्रू ही होता है। आई बात समझ में? चलिए, इसके बाद जो है अगला पार्ट सिक्योरिटी एंड ऑल, वो हम सब कवर करेंगे अगले सेशन में। क्लियर? बाकी जो आपका सिक्योरिटी और जो छोटे छोटे पार्ट्स है, वो पीटी 365 अब आने में ही, आई होप अगले मंथ तक आ जाए, हम वो सब वहां पे अच्छे से कवर कर लेंगे। बाकी इसके बाद जो है हम देखेंगे वो रहेगा हमारा इन्वायरमेंट पाथ। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।